भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर आया जिसने यहाँ की हर चीज पर अपनी छाप छोड़ दी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी नई संस्कृति का जन्म था जिसके रंग आज भी हमारी जिंदगी में घुले मिले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये कोई मामूली फौजी जीत नहीं थी। ये एक बिल्कुल नए समाज का, एक नए ढांचे का शिलान्यास था। एक ऐसी व्यवस्था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए इस पूरे इलाके की तकदीर लिख दी। तो सवाल ये उठता है कि कोई नई ताकत एक इतना बड़ा और टिकाऊ साम्राज्य खड़ा कैसे करती है। आखिर वो कौन सी बुनियाद थी जिस पर दिल्ली सल्तनत जैसी विशाल इमारत टिकी हुई थी। चलिए इसे समझने के लिए हम इस सफर को 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहले देखेंगे कि उनका शासन का तरीका क्या था, फिर चलेंगे उनकी बनाई शानदार इमारतों की कहानी सुनने, इसके बाद उस दौर की सांस्कृतिक आवाज को महसूस करेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शासन का ढांचा। आखिर वो कौन सी सरकारी मशीनरी थी जो इतने बड़े साम्राज्य की गाड़ी को खींच रही थी? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब छिपा है सल्तनत की एक बहुत ही सोची समझी और कह सकते हैं बहुत ही व्यवस्थित सरकारी प्रणाली में। सल्तनत के पास बिल्कुल आज के मंत्रालयों की तरह ही अलग अलग विभाग थे। सोचिए, दीवाने विजारत फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा था जो पैसे रुपए का हिसाब रखता था। दीवाने अर्ज था मिलिट्री डिपार्टमेंट। दीवाने रिसालत धार्मिक और विदेशी मामले देखता था और दीवाने इंशा ये शाही चिट्ठियों और फरमानों का काम संभालता था। है ना कमाल की व्यवस्था। इस पूरे सरकारी और फौजी ढांचे की जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी इक्ता प्रणाली। ये जमीन को अलग अलग हिस्सों में बांटने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे सुल्तान को पूरे साम्राज्य पर कंट्रोल रखने में जबरदस्त मदद मिलती थी। लेकिन सिर्फ अच्छा शासन ही तो काफी नहीं होता है ना। किसी भी साम्राज्य को एक जगह बांधे रखने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी यानी एक जैसी मुद्रा की भी सख्त जरूरत थी। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सुल्तान इल्तुतमिश ने 2 बहुत ही मशहूर सिक्के चलाए। एक था चांदी का टंका जो स्टैंडर्ड सिक्का बन गया और दूसरा था तांबे का जीतल जो रोजमर्रा के लेन देन में काम आता था। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में एक रूपता आ गई। और जरा सोचिए ये सिस्टम कितना सटीक था। एक चांदी के टंके की कीमत 48 तांबे के जीतल के बराबर तय की गई थी। ये फिक्स रेट सल्तनत की अर्थव्यवस्था की स्थिरता और उनकी गहरी समझ को दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, पत्थरों में लिखी इबारत। सुल्तानों ने अपनी ताकत दिखाने और एक नई पहचान गढ़ने के लिए आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला का इस्तेमाल आखिर कैसे किया। चाहे अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा हो या दिल्ली का आसमान छूता कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, चाहे वो अलाई दरवाज़ा हो या फिर तुगलकाबाद का पूरा शहर, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये सुल्तानों की ताकत, उनके विश्वास और उनके विजन की जीती जागती गवाह थीं। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात देखने को मिलती है, 2 अलग अलग दुनियाओं का संगम। फारसी और तुर्की तकनीकों ने जब भारतीय कारीगरी से हाथ मिलाया तो एक ऐसी नई शैली ने जन्म लिया जो भव्य भी थी और अनोखी भी, ऐसी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प स्तंभ पर जो इस दौर का दिल था, एक नई सांस्कृतिक आवाज। ये वो समय था जब संगीत, कविता और भाषा ने नई ऊंचाइयों को छुआ। क्या लगता है सल्तनत का दरबार सिर्फ राजनीति का अखाड़ा था? नहीं, वो संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। और इस सांस्कृतिक संगम के सबसे बड़े सितारे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो तो एक जीनियस थे। चाहे वो मिफ्ताह उल फुतूह में जीत का जश्न हो, आशिका में मोहब्बत की दास्तान हो या फिर तुगलकनामा में इतिहास का ब्यौरा, उनकी कलम ने इस दौर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अमीर खुसरो का ये कहना उनकी पूरी शख्सियत को एक लाइन में बयां कर देता है। एक नई मिलीजुली भाषा बनाने में उनका योगदान और भारत से उनका गहरा लगाव, सब कुछ इस एक वाक्य में सिमट जाता है। लेकिन इतिहास में कई बार बड़े अजीब मोड़ भी आते हैं। क्या किसी को पता है कि सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी? पोलो खेलते हुए। जी हां, उस जमाने में उसे चौगान कहते थे। वो घोड़े से गिरे और उनकी मौत हो गई। कितना अजीब इत्तेफाक है। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। सल्तनत ने अपने पीछे क्या छोड़ा? भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका असर कितना गहरा और स्थायी रहा?
शासन, वास्तुकला और संस्कृति, इन तीनों धाराओं ने मिलकर एक ऐसा संगम बनाया जिसने उत्तरी भारत की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यकीन मानिए, इसका असर आज भी हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या दिल्ली सल्तनत ने सिर्फ भारत को बदला था, या फिर इसने एक ऐसे नए भारत को जन्म दिया जिसकी पहचान ही इस संगम पर बनी है? इस पर सोचिएगा जरूर।